और आगे चलकर फिर सब कुछ डेवलप होता है, आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है, पॉलिटिकल रेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, सब कुछ, स्ट्रगल्स, डायनेस्टीज, ये सब कुछ यहां से आते हैं। लेकिन कहां से शुरू हुई थी बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सो अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करूं, सो वेस्टर्न बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, इसकी पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा जो है वो सुतका गेंडोर और सुतका कोह, ये बेसिकली जो है वो समुद्री स्थल से लगते हैं, ये इसकी वेस्टर्न बाउंड्री से जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट जाना जाता है। कौन कौन से? सुतका कोह और सुतका गेंडोर। अब जब हम पढ़ेंगे तो ये जब शब्द आएंगे तो आपको बहुत फैमिलियर होगा कि भाई मैं वेस्टर्न कोस्ट में, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन कल्चर का ये वेस्टर्न बाउंड्री थी, यानी पश्चिमी सीमा थी। अब सुखदीप ने पूछा है कि हाउ इकोनॉमिक्स लिंक अप टू द पॉलिटिक्स। लिखो ये क्वेश्चन, डायरी में लिखो। ये डे 1 तुम्हें ये सब चीजें नहीं बताई जा सकती, इट टेक सम टाइम, ये डिस्कशन के साथ आएगा, धैर्य रखो, ये दुनिया की आखिरी क्लास नहीं है, अगर जहां तक पॉसिबल है तो। एंड द ईस्टर्न बाउंड्री, जो इंडस हड़प्पन कल्चर की जो ईस्टर्न बाउंड्री यानी पूर्वी सीमा थी, वो आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर में यहां पर थे, दैट इज आलमगीरपुर। देयर आर 2 बाउंड्रीज। चलो, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या एक सिविलाइजेशन एक झटके में पैदा होता है? नहीं, इसके कुछ चरण होते हैं। सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। जो हमारा सभ्यताएं होती हैं वो विकास के क्रम में चलती हैं। मैंने विकास के बारे में बताया था, डेवलपमेंट के बारे में बताया। डेवलप इज नॉट ऑलवेज द पॉजिटिव वर्ड, इट्स ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, because there are lot of theories related to the Indus Valley civilization. So development का मतलब होता है अपनी स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ जाना, प्रसार होना, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो डेवलपमेंट के रूप में हम देखते हैं। तो सिविलाइजेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, यानी ये प्रोग्रेसिव होता है, अपने स्टेज से निकलता है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप स्टेजेस। लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट स्टेज लिखो, प्रथम चरण। अब हम लोग नोट्स इसी तरह बनाते हैं, इसको LWMI का बेसिस कहता हूं मैं, ठीक है। सारी कहानी, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेस आपके पास आके जुड़ जाएगा, और हम कम से कम शब्दों का, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, राइट, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज, जो प्रथम चरण, लिखो, हेडिंग डालो, फर्स्ट स्टेज और प्रथम चरण। ये LWMI नोट्स हैं। अगर आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की आदत है तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जिस दिन आप ये सीख जाएंगे आपको फिर और कोई नोट्स अच्छे नहीं लगेंगे। एक एक पेज पे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको नियोलिथिक स्टेज भी कहते हैं, नियोलिथिक, ठीक है। अब एक एक शब्द को समझते जाओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नियो का मतलब होता है नया, लिथ मतलब होता है ज्योग्राफी में रॉक को बोलते हैं, जो कड़ा है, चट्टानी है। लिथ एक लैटिन रूट वर्ड है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। लिथ को मतलब होता है रॉक, यानी कि ये नव पाषाण, रॉक मतलब पाषाण हो गया, तो यानी पत्थर के हथियार, लेकिन थोड़े से आधुनिक के रूप में हम लोग इसको नव पाषाण युग के रूप में भी जानते हैं। डोमिनेंस ऑफ द जो हमारे हथियार थे वो बेसिकली इसको प्री हड़प्पन एज भी कहते हैं, यानी हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता, इसको पूर्व हड़प्पा काल भी कहते हैं। दिस इज नियोलिथिक एज, जो यहां पे बोला गया फर्स्ट स्टेज के बारे में। लिखो, प्रथम चरण नव पाषाण चरण भी कहा जाता है, इसको पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, पूर्व हड़प्पा काल। अब अगर मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है तो क्या है, अब मैं इसको लिखूंगा, कहां कहां था, एरिया, ये सिंबल है एरिया का, ठीक है। तो भैया एरिया क्या था, यानी क्षेत्र कहां था इसके विस्तार का, एरिया। पहला इंडस प्लेन, ठीक है, सिंधु के मैदानों में, सिंधु मैदानों में। नदी नीचे की तरफ आ रही है, नदी ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, तो सिंधु के मैदान जो भारत और पाकिस्तान में फैले हुए थे, वहां के मैदानों में इसका जो है वो स्थान होता चला गया। खासतौर पे एनसीईआरटी में पढ़ोगे एक नाम मेहरगढ़ का, मेहरगढ़। तो शुरुआती दौर में हमें ये बलूचिस्तान के इलाके तक फैलता हुआ दिखाते हैं।
ठीक है, शुरुआत में दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें नोट्स के साथ इतना प्यार हो जाएगा, एक झटके में 5-5, 10-10 मिनट में रिवीजन होगा पूरा। और हमें चाहिए क्या? स्मार्ट नोट्स हमें करना है। दूसरा, आज हमने क्या सीखा? इंटरलिंक करना। तीसरा हमने सीखा विजुअलाइजेशन करना, जो पढ़ो उसको देखने की कोशिश करो। राइट, क्या कार्य करते थे, वर्क क्या था इनका? लिमिटेड एग्रीकल्चर। चूंकि हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए व्यापक तरीके से हमारे पास औजार नहीं थे, पत्थरों से आप कितना काम कर लोगे। सो लिमिटेड एग्रीकल्चर, यानी कृषि जो है सीमित थी। अच्छा, मैंने अभी क्या सिखाया? अब देखो, समझ, अंडरस्टैंडिंग, बीटीएल किसे कहते हैं? लिमिटेड एग्रीकल्चर, आपने डाटा पढ़ लिया। आगे मैं कुछ नहीं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है, मैं यहां इसको छुपा देता हूं। एग्रीकल्चर लिमिटेड है। अब तुम मुझे एक लॉजिक बताओ, एक छोटा सा लॉजिक मुझे बताओ। देखिए आज मेरी क्लास कितने लोग समझ पाए, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक पूछता हूं तुमसे, अगर ये वाला याद है। अगर एग्रीकल्चर लिमिटेड है, अब आप मुझे जवाब देंगे, कृषि जो है वो लिमिटेड है यानी कम है, सो क्या क्या हो रहा होगा समाज में? क्या क्या हो रहा होगा समाज में, आप मुझे बताएं, क्या हो रहा होगा? क्या आपके पास सरप्लस फूड सिक्योरिटी होगी? हां या ना में जवाब दो। क्या आपके पास सरप्लस फूड सिक्योरिटी होगी? खाद्य सुरक्षा होगी? मुझे जवाब देते जाओ, हां या ना, यस या नो। अगर आपके पास एग्रीकल्चर सीमित है अभी, तो क्या आपके समाजों में जो खाद्य सुरक्षा है वो अभी भी होगी? अब देखते जाओ कैसे मैं पढ़ाता हूं और कैसे आप खुद ही जो है वो जवाब दोगे। अगर फूड सिक्योरिटी कम होगी, हां या ना, यस या नो, जवाब दो मुझे, यस या नो। अरे देखो पूरी क्लास लग गई है, यस। तो इसका मतलब है कि आपके पास आबादी को बढ़ाने के लिए, यानी समाज का आकार बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त कारण नहीं मौजूद होंगे, क्योंकि आपका बड़ा हिस्सा जीवन का जो है वो खाद्य सुरक्षा में लग जा रहा है। खतरा हमेशा भूखमरी का बना हुआ है। तो क्या मुझे बताओ, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या जो सोसाइटी का यानी पॉपुलेशन का जो आकार है, समाज का जो आकार है, साइज है, वो बड़ा होगा, ये जो है लार्ज होगा, यस या नो? क्या सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा, चूंकि आपके पास फूड सरप्लस नहीं है, यानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सो अदर बियॉन्ड द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, अदर एक्टिविटीज में आप आगे जा पाएंगे। अदर एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, आप उद्योग की तरफ जा सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं, नई चीजों को खोजने के लिए आप जा पाएंगे। अदर एक्टिविटी प्रॉस्परस होगी, यस या नो? मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने नोट्स दिखाए नहीं अभी आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लॉजिक से पढ़ें और अगर हम चीजों को जोड़ें, अगर आपस में, हमें कुछ नहीं रटना है। तुम अगर ये सोच कर आए कि एनसीईआरटी में बहुत रटना हो, जहां सर खूब फैक्ट लिखाएंगे, तो ये सब कुछ मिथ्या है। मैं तुम्हें सोचना सिखा दूंगा यार, एक धागा पकड़ो, अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट मैं खुद ही क्लियर कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो रटे हुए आते नहीं है। ऑप्शन जो आते हैं वहां हमें बैठ के लॉजिक के साथ सेट करना होता है, अच्छा ये होगा या ये होगा। हाँ जी, चलो भाई, अगर फूड सिक्योरिटी कम, अगर मेरे पास एग्रीकल्चर मेरा डाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी फूड सिक्योरिटी बहुत कम होगी, नहीं होगी फूड सिक्योरिटी। सोसाइटी का साइज, क्योंकि मेरे पास खतरा मौजूद है, तो समाज में जो है वो रिप्रोडक्शन या ढेर सारे बच्चे जब जहां पर मौजूद है, तो क्या होगा? सोसाइटी का आकार क्या हो जाएगा? साइज लार्ज? नो, साइज लार्ज नहीं होगा। अदर एक्टिविटीज, जब मेरे पास सरप्लस ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? अन्नगार बनाकर क्या करूंगा? प्रोडक्शन करके अदर, मेरा पूरा समय तो क्या होगा? अपनी खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने में चला जाएगा। अदर एक्टिविटीज नो। कितने लोग हैं जो इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ पाए? कितने लोग हैं कि अन्य गतिविधियों में फिर शामिल क्या होंगे? नहीं होंगे या कम संख्या में होंगे? कितने लोग हैं क्लास में? यस या नो? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताएं, जोड़ना सीखिए नई चीज के साथ। मैपिंग कितनी पावरफुल हो सकती है और हिस्ट्री में भी मैपिंग हो सकती है, ये सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जब भी मैं हर बैच में कुछ नया लेकर आता हूं तो यही कोशिश करता हूं कि आपको कहां चैलेंजेस आ रहे हैं। मजा आया? अब चले नोट्स खोल लें। अभी तक आपने नोट्स नहीं पढ़ा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चले? अच्छा, एग्रीकल्चर भी जो होगी वो क्या बहुत प्रॉस्परस एग्रीकल्चर, मतलब जो अगर कम एग्रीकल्चर भी हो रही है उसमें विविधता बहुत ज्यादा पाई जाएगी, डायवर्सिटी पाई जाएगी, ये सीमित होगी, बहुत ही कम संख्या में जो है एग्रीकल्चर, और बहुत ही विविधता यानी डायवर्सिटी उसमें कम होगी, कुछ ही फसलें होंगी जिस पर हम काम करेंगे। क्लियर है? डन? अब चलो देख लेते हैं, हो सकता है मैं सही हूं या गलत हूं। चलो भैया, लिमिटेड एग्रीकल्चर, तो क्या
व्हीट गेहूं, कॉटन कपास थोड़ी मात्रा में, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं, क्योंकि हमें सुरक्षा खाद्य से नहीं मिल पा रही है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं को पालना, वो भी छोटे छोटे पशुओं को, ठीक है, पशुओं को पालना। पॉटरी यानी मृद भांडों का निर्माण करना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, लेकिन ये भी बहुत उन्नत किस्म के नहीं थे, काम चलाओ शुरुआती दौर में। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, तो गेहूं, कपास, जौ, इन सब चीजों को उगाना बेसिक रूप में, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। इसका मतलब हमें आर्किटेक्चर अभी डेवलप नहीं करना, हमें स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने। अभी इस स्टेज में हमारे पास अन्नगार बनाने की जरूरत नहीं, हमें अन्न भंडार नहीं करना है। इसका मतलब है कि हमारा समाज अभी भी खाद्य सुरक्षा में पड़ा होगा। इसका मतलब इस समय हम जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत विशिष्ट चीजें पाई जाती थी, डेवलप होता था, ठीक है, आगे चलकर हम मेटलर्जी में एंटर करते हैं, वो सब अभी गायब रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो, द नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज नोन एज सेकेंड स्टेज, इसको बोलते हैं इनिशियल हड़प्पन एज। लिखो, प्रारंभिक हड़प्पा काल। (3500 से 2600 बीसी), 3500 टू 2600 बिफोर क्राइस्ट बीसी। हिंदी में नोट्स लिखा है, लिखा तो रहे बाबा, कैसे लिखा है? निखिल पांड्या, प्रारंभिक हड़प्पन काल। हिंदी इंग्लिश मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, प्रारंभिक हड़प्पन काल। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अभी इसके बारे में जब क्लास में आओगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इसकी कहानी सुनोगे। अभी फिलहाल इसको लिख लो, जब बीसी की कहानी बताऊंगा कि क्या था, जब आपको यह पता चलेगा जो आप इतिहास पढ़ रहे हो आपका है ही नहीं है, तो उस दिन पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी और ने बताया है, तुम्हें बताया कि इसी तरह तुम्हें पढ़ना है। तो ईसा मसीह से सब कुछ शुरू हो रहा है, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलो अभी उसमें सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब क्या हुआ, लोगों को अपने कृषि क्षेत्र का विस्तार करना था, तो मैदान की तरफ जाएंगे। मैदान क्यों? वाई पीपल मूव टुवर्ड प्लेन्स। लिखो, लोग मैदानों की तरफ जाने लगे, नीचे की तरफ आने लगे। अब रीजन पता है, ऊपर क्यों नहीं जा सकते? पहाड़ी इलाका है, एलिवेशन है, वहां पर मिट्टी नहीं पाई जाएगी। याद रखिएगा, ज्योग्राफी फिर घुसेड़ रहा हूं, अब समझता जाना। प्लेन का मतलब होता है समतल। लोग मैदानों की तरफ समतल एरिया पे जाने लगे। मिट्टी, मैंने अभी आपको बताया था कि मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? एग्रीकल्चर का आधार होता है। मिट्टी का आधार जानते हो क्या होता है? एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं, ठीक है। मिट्टी का आधार क्या होता है? चलिए, जो सॉइल है इसका जो बेस होता है वो होता है ग्रेडियंट यानी ढाल। ढाल जितनी कम होगी यानी ग्रेडियंट, स्लोप, ढाल जितनी कम होगी मिट्टी उतनी मेच्योर होगी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इसको, फिर ये सारे वर्ड तुम्हें वहां देखने को मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। बोलो अरे उजांग सर ने बेस बता दिया था। स्लोप जितना कम होगा, स्लोप जितना कम होगा, सॉइल उतनी ही मेच्योर होगी। स्लोप के साथ क्या होगा? मिट्टी नीचे खिसक जाएगी। पहाड़ों पे देखो पूरी पूरी मिट्टी नीचे आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। लेकिन आप प्लेन्स में जाते हो तो मिट्टी क्या मिलती है हमें? मिट्टी हमें मस्त दिखाई पड़ती, एकदम बराबर मेच्योर। क्लियर? तो अब मुझे अपनी एग्रीकल्चर को इनहेंस करना है। क्यों? क्योंकि मैं, ये कारण है मेरे सामने आ रहा है। एग्रीकल्चर होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, सोसाइटी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। और एग्रीकल्चर के लिए मुझे मेच्योर सॉइल चाहिए। तो मैं वैसे एरिया की तरफ जा रहा हूं जहां प्लेनर हो, जहां ढाल कम हो, अपना हैबिटेट, अपना आवास बना सकूं, ठीक है, अपने आप को स्थापित कर सकूं। देखो सब चीजों के लॉजिक हो रहे हैं, तो आप कहां मूवमेंट करते हैं? आप नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, टुवर्ड्स प्लेन। क्लियर हुआ? अब इन्होंने पहियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूज ऑफ व्हील, पहियों का, प्लॉ, हलों का इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी मिट्टी को जोतने के लिए अब इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे, औजार आने लगे। स्टार्टेड व्हील एंड प्लॉ, पहिए का इस्तेमाल शुरू किया और प्लॉ यानी हल का इस्तेमाल शुरू किया। अब इन्होंने, जब चूंकि एरिया इनका बड़ा हो गया, सॉइल अब इन्हें मैच्योर मिलने लगी, प्लेनर एरिया में गए, बड़ा एरिया मिला, तो अब इन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। फूड सिक्योरिटी आनी शुरू हुई। यानी अब अन्न को मैं अपने ऐसे समय के लिए, बारिश हो रही है, जाड़ा आ गया, तो मैं बचा के रखूंगा, ग्रेनरी का इस्तेमाल करूंगा। लिखो, अन्न भंडार गृहों का निर्माण, अन्न भंडार गृहों का निर्माण, ग्रेनरी।
और दे स्टार्टेड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इन्होंने लंबी दूरियां तय करना, क्योंकि पहिया क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, लॉन्ग दूरियां, लंबी दूरियां जाने लगे। अब जब लंबी दूरियां जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक तो एग्रीकल्चर में आपके पास सरप्लस आ गया, 10 किलो गेहूं खाते थे, 12-13 किलो एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगा, पहिया हो गया, मैदानी इलाकों में आ गया, मैदानी इलाकों में अब सेटलमेंट करना यानी अधिवास बनाना आसान होता है, पॉपुलेशन वहीं आकर रहने लगी, तो अब मैं ट्रेड करूंगा, व्यापार करूंगा, यानी एग्रीकल्चर के बियॉन्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। इकोनॉमी आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी का व्यापार प्रारंभ हो गया। आया मजा? एग्रीकल्चर बिकेम प्रॉस्परस, कृषि उन्नत होने लगी, कृषि उन्नत होने लगी। और जब कृषि उन्नत होने लगी, एग्रीकल्चर प्लस का मतलब सरप्लस हो गई, तो भाई मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम, फूड सिक्योरिटी आ गई, ट्रेड करने लगा। नाउ अब मेरे पास ऐसा रहेगा कि मेरे पास सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी आ गई, मैं हैंडीक्राफ्ट, अदर एक्टिविटी, नए नए अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाना, ढेर सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। एंड एट दैट टाइम हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प तेजी से उन्नत हुआ, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट प्रॉस्परस, प्लस का मतलब आगे बढ़ गया। एलडब्ल्यूएमआई में एक खास बात होती है, हमें लंबे लंबे सेंटेंस लिख के कहानी नहीं लिखनी है, तो एलडब्ल्यूएमआई सीखो मेरे साथ कि कैसे हम काम करते हैं। और तुम्हारा टीचर अपने हाथ से नोट्स लिखता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम भी हाथ से लिखो, थोड़ी शर्म करो। पीडीएफ कल्चर को मैं विरोध करता हूं, मैं बहुत ज्यादा पीडीएफ कल्चर को लाइक नहीं करता, क्योंकि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। आपका मन है आप करिए, लेकिन हम तो यहां उन लोगों से मिलने आए उजांकियन से, जो इस बार इरादा करके बैठे कि यूपीएससी से सीधे सीधे खोपड़ी खोपड़ी टकरा जाएंगे और फोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो यही वाली हमें जो है, ऐसे हम जुनूनी लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं जिनको ये कि नहीं भैया अभी तो 5 साल पापा ने बोला पंचवर्षीय योजना फॉलो करो, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते थर्ड स्टेज, दिस इज नोन एज मैच्योर हड़प्पन स्टेज। तृतीय चरण के बारे में लिखो, तृतीय चरण हड़प्पा लिखो, इसे विकसित हड़प्पा चरण कहा जाता है। पूरी एकदम बड़ी से कहते हैं विकसित हो गई 2600 से 1800 बीसी, 2600 से 1800 बीसी। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास खाद्य सुरक्षा हो गई, जब तुम्हारे पास आय सुरक्षा आ जाती है, समाज में लेबर डिवीजन होने लगता है, और तुम्हारे पास कृषि की अतिरिक्त आय होने लगती है बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, सपोज दैट आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सो वेयर यू विल मूव। तुम गांव में एग्रीकल्चर कर रहे थे, तुम्हारी अच्छी, तुमने पढ़ाई की, तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, या तुम जो है डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सो वेयर विल यू मूव, यू मूव इनटू द अर्बन सेंटर। अर्बन सेक्टर क्या होते हैं, वेयर द, आज की डेट में अगर हम कहें तो वो क्षेत्र जहां पर 1/3 से भी कम आबादी एग्रीकल्चर करती हो, या 2/3, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन नेवर एवर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, 2/3 आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। अब आप देखिए हड़प्पा कल्चर की ताकत, कि 2/3 आबादी शहरी आबादी थी। शहर का मतलब वो डीम अर्बन सेंटर, वेल स्ट्रक्चर रोड्स, हाउसिंग सोसाइटीज जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न यानी कि जो गंदा पानी है नाले से वो अंदर अंदर अंडरग्राउंड निकल जाए, दीज आर नोन एज अर्बन। जहां पर फैसिलिटीज होती हैं, जहां पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, जहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, दिस इज नोन एज अर्बन सेंटर्स। एंड द पीपल हैज द डिफरेंट ऑप्शंस, जो अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए ऑप्शंस उसके पास ज्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, यही तो अर्बन लाइफ होती है। आज की डेट में अर्बन लाइफ यही है हमारी। आप जाते हैं, स्विमिंग पूल्स हैं आपके पास, सड़कें हैं, ड्रेनेज पैटर्न है, अंडरग्राउंड सीवेज वाटर जो है वो निकल जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये आपकी फैसिलिटीज हैं। सो उस समय जब इस तरह से हमने इकोनॉमी को डेवलप किया, वी स्टार्टेड अ न्यू एरा। उस समय दुनिया की एक क्रांतिकारी चीज को लेकर आए, और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, सबसे जिसे कहते हैं बहुत ही विकसित शहरी सभ्यता को हमने जन्म दिया। ये दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक ये सभ्यता थी, और यूपीएससी ने क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा। और एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर इसको हम लोग प्लांट, ये अर्बन लाइफ जो थी हमारी वो बेसिकली प्लांट थी। शहर तो आज भी हमारे हैं, लेकिन दिल्ली में पानी बरसा, घरों में घुस गया, बसों में घुस गया, ये प्लांट नहीं है कि अगर कितने लोग रहेंगे कितना पानी निकलेगा, सीवेज की कैपेसिटी कितनी है। तो अर्बन लाइफ जो थी वो प्लांट थी, नियोजित। इसको कहते हैं शहरी जीवन। कहां पार्किंग होगी, कहां क्या होगा, तो ये हमारा नियोजित कहलाता है, नियोजित प्लांट। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा कि जिस देश में हड़प्पा जैसा या इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा
वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसे अच्छी तरह से नियोजित शहरी सभ्यता थी, आज उसके शहर इतने गड्ढमड्ढ क्यों हैं? आज हमारे शहरों में पॉल्यूशन, दिल्ली की हालत देखिए, इमरजेंसी लगानी पड़ गई है, सांस है, अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्लासेस बंद हैं, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, शहरों में भीड़ बढ़ी हुई है, गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। यही तो आज हमारा सिस्टम बन गया है, राइट? यही तो हमारा सिस्टम बन गया है। क्वेश्चन मेंस में आया था। अब हड़प्पा को उसने आज की अर्बनाइजेशन से सोचा और कहा कि जो स्मार्ट सिटी आ रहा है वो इसका कैसे सॉल्यूशन दे सकता है। अब सोचिए कि यूपीएससी तुमसे कितनी बड़ी इंटरलिंकिंग कह रहा है। अगर आईएएस तुम्हारे दिलों में जुनून में बसता, तो आप अंदाजा लगाओ कि हड़प्पा को उठाया, आज की भारत की समस्याओं से जोड़ा और बताओ स्मार्ट सिटी इसका समाधान कैसे दे सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट? तो ये होता है हमारा सिस्टम। तो अर्बन लाइफ हुआ। अगला, अब जब लोग अर्बन लाइफ में आते हैं, दे मस्ट हैव द सिक्योरिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी, दे मस्ट हैव द लिवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका सुरक्षा हो जाती है। अदर ऑप्शन बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, कृषि के अतिरिक्त भी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लेकर जाते हैं। आज पूरी दुनिया में अमेरिका जिसके पास खाने के लिए अच्छा खासा है, चाइना जिसने अच्छा खासा इकोनॉमी को डेवलप कर लिया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। आप साथ साथ देखो, जैसे जैसे इनके समाजों में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती जाती है, इनके जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी ज्यादा है। आज ज्यादा से ज्यादा नोबेल प्राइजेस में आप देखेंगे ज्यादातर अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, जर्मन, इनका जो है वो आपने देखा होगा नोबेल प्राइज जिनको मिलता है, इनकी तूती बोलती है, ये सुपर सीडेड है उसमें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर ये जो सुपीरियर बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनको ये चिंता नहीं कि आज शाम को हमें सब्जी कहां से लेकर जानी है, आज हमारे घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। वेल पेड जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इनको भुगतान मिला हुआ है। तो जब समाज के पास, याद रखिएगा, अभी मैंने फूड सिक्योरिटी बात की, लिवलीहुड सिक्योरिटी, जब सोसाइटी के पास इनकम सिक्योरिटी आ जाती है, कितनी मस्त बात है, जब सोसाइटी के पास इनकम यानी आय की सुरक्षा आ जाती है, तो सोसाइटी क्या करती है, इंटेलेक्चुअली राइज करना शुरू कर देती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ नए नए टेम्परामेंट आते हैं। एट दैट टाइम वी स्टार्टेड यूनिफॉर्म मेजरमेंट, यानी मापन के लिए जो मेजरमेंट करते हैं, हमने सार्वभौमिक मापन प्रणाली शुरू कर दी। सार्वभौमिक मापन प्रणाली शुरू कर दी। और हमने नाव बनानी सीखी, हमने साइंटिफिक एलिवेशंस किया। वी स्टार्टेड ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड गल्फ सिटीज। देखो, हमने खाड़ी देशों मेसोपोटामिया से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे थोड़े ना होगा, हमें समुद्रों में चलने वाली नाव, वो सॉल्ट वाटर को डील करने वाली नाव, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ हमारे पास था, तभी तो हमने किया। हमने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया, गेहूं, चना, सरसों, मटर, हमने ये सब, जो गेहूं, मटर और सरसों, ये सब हमने जो है उसमें डेवलप करना शुरू कर दिया। क्लियर? देखा पढ़ने का मस्त तरीका, कैसे इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे चले हम लोग। सो दिस इज द एनसीईआरटी जर्नी एंड द वे ऑफ एनसीईआरटी आई एम गोइंग टू डील विद। तो इस तरह से मैं अभी क्लासेस को मैप के साथ जोड़ रहा हूं। अब जब इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे, दिस इज नॉट डिटेलिंग, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट इंटरलिंक कैसे होता है। जिस दिन आपको वो जो आपका वो बचपन से आपको सिखाया गया ना कि यार ये हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी, जिस दिन वो मैं ब्रेक करके, वो डायरेक्ट तोड़ के मैं आपको सिखा दूंगा कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंटर कैसे करते हैं, और बिल्कुल ही फ्लॉलेस, निर्बाध रूप से कमांड के साथ साथ सोसाइटी को इकोनॉमी में घुसेड़ा, इकोनॉमी से हम चले गए कल्चर में, हम आपस में किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जिस दिन ये आप आर्ट सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और विजुअलाइजेशन करते हुए हमें कमांड करना। आज आप देखिए, आज आपने क्या क्या सीखा, आज आप फंडामेंटल सीखे, आज आपने सीखा कि कैसे एक सॉइल, एक स्लोप, एक ढाल हमारी पूरी सिविलाइजेशन का भी बेस हो सकता है। हमारे सारे आज उठाकर मैप देखना, आप देखोगे जितने हमारी प्रोमिनेंट सिटीज हैं, वो सारी की सारी नदियों के किनारे तुम्हें दिखाई पड़ेगी। चाहे वो आपके कल्चरल सिटीज हो, सांस्कृतिक जो है शहर हो, आपके औद्योगिक हो, आप देखेंगे वो नदियों के आसपास कहीं बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत सी चीजें, और आपको ये भी है, आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, आज आप थिंकिंग करना शुरू, मेरी क्लास में आप थिंक करें। एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी पीछे जरा सोच के देखो करके आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। आज आप देखना कि हमारी सारी नदियां और ऑल रिवर्स, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, आज आप करके कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे।
वो प्रदूषण से बहुत ज्यादा मारी जा रही हैं, वो प्रदूषण का शिकार है, राइट। और सारी नदियां, चाहे वो एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से परेशान हो, चाहे वो एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से परेशान हो, या सीवेज डायरेक्टली गिराया जा रहा है। तो पहले हम नदियों के किनारे बसे और अब उसके बाद हम नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर तुम भारत की नदियों की कैटेगरी करो, यानी कि शहर जहां आसपास वो जो सिटीज है जो नदियों के किनारे बसे हैं और वो जो नदियों से दूर बसे हैं, पॉल्यूशन के स्तर में क्या अंतर है, क्या आप मेरे लिए रिसर्च करोगे? ये क्या एक थिंकिंग करोगे? तुम्हें देखो, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी से लिंक किया, अब मैं एनवायरमेंट में तुम्हें लेकर जा रहा हूं। यही तो मैंने वादा किया था तुमसे, यही तो वादा किया था। यही होती है इंटरलिंकिंग की ताकत। इसके बाद जब तुम्हारी यह हैबिट पड़ेगी ना, तब तुम हर चीज को जोड़ना शुरू कर दोगे। और जिस दिन जोड़ना शुरू कर, जिस दिन तुमने वर्तमान और इतिहास को एक साथ जोड़ दिया, उस दिन तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना मजा है। तो अब मुझे बताओ कि वो शहर, आज आप जाकर थोड़ा सा मेरे कहने पे स्टडी करो, मैप उठाओ, थोड़ी जानकारी लो। वो शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, द सिटीज हु बेस्ड नियर द कोस्ट ऑफ द रिवर्स, उनका पॉल्यूशन लेवल और जो शहर नदियों से दूर बसे हुए हैं उनके पॉल्यूशन लेवल में क्या डिफरेंस है, नदियों की हालत में क्या अंतर है। अभी आपने दिल्ली की यमुना के बारे में आपने सुना होगा, 25 किलोमीटर वो डेड हो गई है, इसको लिविंग डेजर्ट बोला जाने लगा। छठ पूजा पे आपने उसकी हालत देखी होगी अपनी किताबों में। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं इतिहास को पर्यटन, आज पर्यावरण के साथ कैसे जोड़ सकता हूं। अगर ये ताकत तुमने पैदा कर ली ना, तो तुम्हें मजा आने लगेगा, तुमको यार यूपीएससी बहुत आसान है यार, हम पकड़ नहीं पा रहे थे उसको, और यही मैं करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी को आपकी थिंकिंग, आपकी सक्सेस का बेस कैसे बनाना है, बस मेरे तरीके थोड़े से अलग होंगे। मैं इनोवेशन के लिए जाना जाता हूं, नई चीजों के लिए करता हूं, रिस्क टेकर हूं। तो वो जो ये सोचकर आए थे कि ओजांग सर कुछ पहाड़ों के नाम लिखाकर उनकी ऊंचाई न पाएंगे, उनको निराशा होगी, मैं उनके लिए उनसे माफी चाहता हूं। लेकिन वो जिनको वाकई में यूपीएससी से प्यार है, जो समझते हैं कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहा हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहा हूं, और मैं इस नॉलेज को पुड़िया में डाल के खाऊंगा नहीं, मैं इस नॉलेज को अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं इससे इंडिया की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, आने वाले समय में एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनूंगा, और उसके माध्यम से मैं जो है वो आने वाले टाइम में मेरा नाम चमकेगा, पूरी दुनिया मुझे इसके लिए जानेगी। मैं उसकी बात कर रहा हूं। फैक्ट रटने वालों से तो मैं वैसे भी हाथ जोड़ रहा हूं, राइट। सो दिस इज द फैक्ट। और नए तरीके के नोट्स, कम से कम शब्दों में, LWMI, छोटे छोटे पॉइंट्स, कितना आधा पेज भी नहीं भरा होगा तुम्हारा कायदे से, और मेरी बात पूरी हो गई। लॉजिक हमने क्रिएट किया, हमने फैक्ट्स नहीं रटे। हड़प्पा तुमने मेरे ज्यादा पढ़ा होगा, हड़प्पा कर रखा होगा कई बार, लेकिन लॉजिक क्रिएट करना। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तुम खुद एक बार कंफ्यूज हुए होगे, यार ये तो ज्योग्राफी में भी जा रहा है, हिस्ट्री में। यही अथॉरिटी होती है। जिस दिन तुम्हारे पास ये अथॉरिटी आ गई, किसी भी सब्जेक्ट में कोई माइकल रोक नहीं सकता, जहां चाहो वहां लैंड कर गए, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि यूपीएससी एक्चुअली तुमसे यही डिमांड करता है, और ये डिमांड तुमने क्रिएट कर दी। बस बस बस, वो लेके जब बुला के लेके जाएगा, 100% रिकमेंडेशन यूपीएससी नहीं करता सीट्स के लिए। कई सीटें तुम्हें पता है लास्ट में खाली रह जाती है, रिकमेंडेशन 100% सीट्स के लिए नहीं आता है। तो तुम उसके योग्य हो जाओ, वो तुम्हें उठा के लेकर जाएगा। चलो मेरे करण अर्जुन आ गए, तो मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। जुड़े रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो वेट ना करें,